सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू N3 कॉमर्स अकेडमी। क्या हाल चाल है क्लास 12। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने वो वीडियो देख ली होगी, देखी है तो साथ साथ लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो अभी तक ये जो 2 वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस करा है टिल फॉरेन सेक्टर तक कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे फॉरेन सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर्स की, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी, वो इन 2 वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। और इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आगे के टॉपिक्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जितना चैप्टर आप लोगों ने मेरे साथ समझा है अभी तक, वहाँ तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में अभी करने वाले हैं, हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर को समझ चुके हैं, इंडस्ट्रियल को समझ चुके हैं, फॉरेन सेक्टर्स को समझ चुके हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो है वो कहीं से भी हमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा है, स्टेग्नेशन दिखा है हमें, है ना। और कुछ भी जो है ब्रिटिशर्स ने करा है वो सिर्फ अपने सेल्फ मोटिव के लिए करा है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करा है। तो अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ तो आप लोगों को इतना तो लग ही रहा होगा कि डेमोग्राफिक कंडीशन में भी कोई इनकी तरफ से खास इनिशिएटिव नहीं है। यहाँ पर भी हमें जो है वो बैकवर्डनेस ही दिखने वाली है, यहाँ पर भी जो है वो हमें बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं दिखने वाला है। तो पहले समझते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन किस चीज़ के बारे में बात करती हैं। तो अगर मुझे किसी भी किसी भी कंट्री की अगर डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पता करना है तो सबसे पहले उस कंट्री का मुझे क्या पता करना पड़ेगा, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, उस कंट्री के एजुकेशन के बारे में, उस कंट्री के हेल्थ सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री की अगर इन 3 चीज़ों को पता कर लेते हैं तो आपको उस कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यही करना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो है ही है कि कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट सेंसस। सेंसस मतलब किसको कहते हैं हम, जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग। फर्स्ट सेंसस जो है वो हमारा कब हुआ था, 1881 में हुआ था। एंड आफ्टर दैट एवरी 10 ईयर इंडिया का जो है वो पॉपुलेशन काउंट होता है, ठीक है ना। तो हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती हैं। 1881 में जो है वो फर्स्ट सेंसस हुआ था। ये आपके एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है, इसको याद रख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की। ये भी तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो कौन सा है हमारा, 1921। तो बिफोर 1921 इंडिया जो है कौन से स्टेज में थी, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। एंड आफ्टर 1921 इंडिया जो है कहाँ आ गई, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसी वजह से इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। तो पहले हम यही समझते हैं कि वाई 1921 इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसको क्यों कहा जाता है और ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन की बात क्यों हो रही है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर वाई 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड करने के पीछे रीज़न यही है कि बिफोर 1921 हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन था वो पॉपुलेशन जो है वो कैसा था, अनस्टेबल पॉपुलेशन था। कोई भी स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर जितना बर्थ रेट हो रहा था उतना ही डेथ रेट भी हो रहा था। तो पॉपुलेशन जो है वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वहाँ पर नो स्टेबिलिटी। बट क्या हुआ, आफ्टर 1921 हमारे जो क्या देखने को मिले, हाई बर्थ रेट देखने को मिले एंड लो डेथ रेट देखने को मिला। इसका मतलब है कि जो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमें स्टेबल दिखा, ठीक है, और इवन राइज होता हुआ दिखा। तो ये चीज़ जो है
1921 को बनाती हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो इसीलिए जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मेन रीज़न ही यही है, 1921 को इसीलिए कहा गया है बिकॉज यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिल गई है, हाई बर्थ रेट हो रहे थे, डेथ रेट जो है वो कम हो गए थे, इस वजह से ही इसको सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा गया है एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना, नोट्स के अंदर सब कुछ आपको लिख करके दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसी होगी, है ना। तो ये तो अभी देखो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक के अंदर हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट देखने को मिले हैं, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर जितने बर्थ रेट हो रहे थे उतनी ही तेज़ी से डेथ रेट भी हो रहे थे। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पर। तो अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे चलूँ तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल थी तो वो एज़ पर मासिस कम थी। ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और हेल्थ फैसिलिटी जो है वो कम थी, सबको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो ये पुअर हेल्थ फैसिलिटी की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि उस टाइम पे जो है पीपल की जो लाइफ है वो अराउंड 32 ईयर्स जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। जो आज की तारीख के अंदर अगर हम डेटा करें तो डेटा के हिसाब से जो है ये कितना है, 68 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो माइनर डेटा है कि पहले जो है ब्रिटिश के टाइम पे 32 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो हम आज की तारीख के हिसाब से कंपेयर करें तो 68 ईयर्स है। तो ये थोड़े बहुत डेटा जो है वो आप याद रखो, ताकि तुम जब इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो ये डेटा लिखने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। तो ये अब एजुकेशन सेक्टर्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो लिटरेसी रेट जो है वो एक्सट्रीमली लो, तो कितना था यहाँ पर, 16% लिटरेसी रेट था टोटल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं फीमेल लिटरेसी रेट का, तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कहा गया है एज लो एज 7%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आपको कम लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है कि टोटल की बात करें तो 16% है, उसके अंदर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये एज लो एज कितना है, 7% है। तो यहाँ पर ये एजुकेशन सेक्टर्स की बात कर रहा है। देन आ गया हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, या जिसको हम IMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसको कहते हैं, जहाँ पर बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं IMR। ठीक है, तो अब अगर ये IMR का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है कि बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र तक पहुंचता नहीं, इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो ये ड्यू टू लैक ऑफ किसकी वजह से है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी की वजह से है। तो ये भी हमें वापस हेल्थ सेक्टर की तरफ ले करके जा रहा है। तो आप देख रहे हो बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो पॉपुलेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और उसी के लिए बात कर रहा है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब अगर क्वेश्चन आता है डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, देन आ गया वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो देखो पॉवर्टी तो जो है वो आज भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। दो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है किसी तरीके से इस पॉवर्टी को जो है वो कम करी जाए, बट फिर भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती हैं। उस टाइम पे भी जो है वो पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ये पॉवर्टी कितनी थी उसकी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, बट विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पर अगर तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट आप इजीली एक्सप्लेन करके रख सकते हो। दिमाग में इतना रखो कि डेमोग्राफिक मतलब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे पॉइंट हो गए क्या, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट एंड पॉवर्टी। ठीक है, हेल्थ सेक्टर्स, पुअर हेल्थ फैसिलिटी जितनी हैं उतनी सबको अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, मासिस ज़्यादा है और हेल्थ फैसिलिटी कम है। ठीक है, देन उसके बाद ये भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हेल्थ पे चला गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हेल्थ पे चला गया, लो लिटरेसी रेट आपका एजुकेशन पे चला गया। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स मिलकर के आपके डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा डेमोग्राफिक कंडीशन का।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अभी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हो जाता है कि अगर कंट्री का जितना भी पॉपुलेशन है, ठीक है, कौन सा पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बिजी होगा अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो कौन से सेक्टर्स में बिजी हैं, हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। टर्शरी को ही हम कौन सा सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर्स के अंदर जो है वो पॉपुलेशन अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो तुमको ये बताएगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या था, वो सबसे ज़्यादा इन सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर्स के अंदर बिजी था अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। और ये अच्छे से करके जाना, बिकॉज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा ही गया है, और जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत इजी होगा, क्योंकि 2 ही पॉइंट है इसके अंदर समझाने के लिए और वो भी बहुत इजी है। आप मुझे बताओ कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो किसके अंदर बिजी है, इसमें से कौन सा सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में है ना, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मेजर लाइवलीहुड आ रहा है लोगों का। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही बनता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बिजी हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंदर। मतलब यहाँ पर डोमिनेट जो है वो कौन सा सेक्टर कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। किसका डोमिनेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स का। मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लोगों का कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको यही एक्सप्लेन करना है, नोट्स में आपको समझा रखा है, आप उसको अच्छे से कर लो। कोई ज़्यादा यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, नोट्स के अंदर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखो, वीडियो से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कहाँ पर जो है वो मुझे क्या लिखना है। एक बार वीडियो देख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो नोट्स जो है वो ईजी टू लर्न हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल वेरिएशन। अगर मैं रीजनल वेरिएशन की बात करूं तो उस टाइम पे हमें जो है वो कोई रीजन के अंदर वेरिएशन देखने को मिला है। वेरिएशन का मतलब होता है कुछ रीजन जो है वो मुझे प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर डोमिनेट होते हुए दिख रहे हैं, और कुछ रीजन जो है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोग शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर पॉपुलेशन काम कर रहा है, और ऐसे कौन से रीजन है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है। तो उसके अंदर हम डेटा ले लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो कौन से लोग अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कौन से स्टेट अवेलेबल है, सॉरी। तो अगर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पर आ गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ये सारे रीजन जो है वो हमें कहाँ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है। सर्विस सेक्टर्स के अंदर जो है यहाँ का पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन काम कर रहा है, यहाँ से लाइवलीहुड अर्न कर रहा है। थोड़ा रीजनल वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन सारे स्टेट के अंदर। बट अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी के अंदर जो है वो उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, यहाँ पर जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन इसी की बात कर रहा है कि कौन सा स्टेट जो है वो कौन से ऑक्यूपेशन के अंदर बिजी हो रहा है। कोई जैसे कि ये सारे स्टेट हमने देखे, ये सारे स्टेट जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, और ये जो स्टेट हैं वो जा रहे हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर समझाने हैं और बहुत ईजी हैं, इसको करके जाना। जो है वो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर कोई डेवलपमेंट करा है या नहीं करा है, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, बट ये डेवलपमेंट जो है वो कोई इंडिया के लिए नहीं करा गया था। इसके पीछे इनका अपना सेल्फ मोटिव था, इस वजह से किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने डेवलप करे हैं रोड, रेलवे एंड
कम्युनिकेशन, ठीक है। बट ये जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट वहीं तक सीमित है जहाँ पर ये इनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, ठीक है। अगर मैं रोड्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो रोड के अंदर हमें जो है वो क्या कमी देखने को मिली है, क्रिटिकल शॉर्टेज देखने को मिले हैं हमें ऑल वेदर रोड्स के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता था ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न के अंदर। सिस्टमेटिक इन लोगों ने निगलेक्ट करा हुआ है नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया को, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर इनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है वहाँ पर इन्होंने कोई भी रोड की डेवलपमेंट नहीं करी है, ठीक है। और बिल्ट जो करे हैं रोड को, तो रोड को बिल्ट करने के पीछे प्राइमरी रीज़न इनका यही था बिकॉज इनको जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन की तरफ पहुँचाने थे उसको सर्व कर सके उस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर आप इतना देख लो कि जो टेलीग्राफ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, ये टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस इसीलिए करा था बिकॉज इनको जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो क्या बनाना था, स्ट्रॉन्ग। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, टेलीग्राफ लाइन को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। बाकी जो है वो अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 3500 पोस्ट ऑफिस फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 350 मिलियन पीपल, तो 350 मिलियन पीपल के लिए पोस्ट ऑफिस कितने बनाए गए, मात्र 3500। तो यहाँ कम्युनिकेशन से अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है या MCQ बनता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन के अंदर टेलीग्राफ को जो इंट्रोड्यूस करा, वो इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न था उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेलवेज़ के बारे में। तो रेलवे को अगर डेवलप करा है, रेलवे को अगर बनाया गया है तो यहाँ पर भी इनका अपना सेल्फ मोटिव ही था बिकॉज रेलवे जो है वो क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी पोर्ट्स को, जो कि फैसिलिटेट कर रहा था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं ना कि ब्रिटिशर्स को जो है वो इंडिया से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री ब्रिटेन भेजना था और वहाँ से फिनिश गुड्स जो है वो इंडियन मार्केट में लेकर के आना था। तो उसके लिए आपको कोई वाया मीडिया तो चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने रेलवे बिल्ड करने के पीछे एकमात्र रीज़न यही था कि ये इनके लिए ईजी हो जाए रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुँचाना और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जो है वो इंडिया लेकर के आना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो ओपन हुई थी 1853 में, जो कि फर्स्ट ट्रेन रन करी थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। बट रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ है 1851 में, ठीक है। 1851 में इंट्रोडक्शन हुई है एंड फर्स्ट ट्रेन जो रन हुई है दैट इज़ 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर हम तीन चीज़ की बात करते हैं, रेलवेज़ की, रोडवेज़ की एंड कम्युनिकेशन की। रेलवे हो या रोडवे हो, दोनों का मोटिव बनाने के पीछे एक ही था कि रॉ मटेरियल को जो है वो कितना जल्दी ब्रिटेन पहुंचाए और ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो कितना जल्दी इंडियन मार्केट में लाया जाए। तो इन्हीं पर्पस को सर्व करने के लिए रोड्स की भी डेवलपमेंट हुई है और रेलवेज़ की भी। रोड के अंदर ऑल वेदर रोड मिसिंग थे, मानसून सीजन के अंदर ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। वो ऐसे एरिया जहाँ पर इनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है वहाँ पर इन्होंने रोड की कोई भी डेवलपमेंट नहीं करी है। तो ऐसा मत सोच लेना कि ब्रिटिशर्स जो है वो अगर डेवलपमेंट करके गए हैं तो ये हमारे लिए करके गए हैं। ये जितना भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हुआ है वो उनके सेल्फ पर्पस के लिए करके गए हैं बिकॉज ये उनके सेल्फ मोटिव को जो है वो फुलफिल कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा आ ही गया क्वेश्चन, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के। अगर ये जो इतनी इन्होंने कटसी दिखाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करा है, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, तो उसके पीछे कारण क्या है वो हम समझ ही चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना था, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो इस वजह से जो है वो कम्युनिकेशंस के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया टेलीग्राफ, ताकि जितना जल्दी हो सके वहाँ पर मैसेज पहुँचाया जाए। दूसरा, रिसोर्स क्या करने थे, एक्सट्रैक्ट करने थे। इसी वजह से रोडवेज एंड रेलवेज़ को जो है वो कनेक्ट करा गया मेजर पोर्ट्स की तरफ, ताकि वो फैसिलिटेट कर सकता है रॉ मटेरियल के फ़्लो को ब्रिटेन, और वहाँ से जो है वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट हो सके। इसी वजह से जो है वो रोड एंड रेलवेज़ बनाई गई हैं। ये इनका सेल्फ मोटिव था इस वजह से, ठीक है। अगर कमर्शियल इंटरेस्ट की बात करें तो ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आए थे तो
उनके अंदर उनको प्रॉफिट भी कमाना है और उस प्रॉफिट को जो है वो सही तरीके से इन्वेस्ट भी करना है ना। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्होंने जो है वो रेलवे को बनाया गया था। तो अगर कमर्शियल इंटरेस्ट के अंदर हम बात करें तो प्रायोरिटाइज करा गया ऐसे रीजन को जहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं कमोडिटीज़ को, लाइक कॉटन, जूट एंड टी। ये तो यहाँ से उनकी कंट्री ब्रिटेन में जा ही रहा था। एंड वाइल निगलेक्टिंग द एरियाज, ऐसे एरियाज़ को निगलेक्ट कर दिया गया जहाँ से इनका कोई भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सर्व नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ से इनका फ़ायदा है वहाँ रोड भी है, रेलवेज़ भी हैं, और जहाँ इनका फ़ायदा नहीं है वहाँ ना रोड है ना रेलवेज़ जाती हैं। ठीक है, तो यही रीजंस थे बेसिकली रॉ मटेरियल को ब्रिटेन और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया। ठीक है, इस वजह से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। तो इसको अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन रेयर आते हैं बट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसको आप एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स में भी डाल सकते हो। तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं जो चैप्टर अब हमारा एंड पर है। ठीक है, तो एंड के अंदर हम ये ले लेते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। बिकॉज अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा, एग्रीकल्चर कर लिया, इंडस्ट्रियल कर लिया, फॉरेन सेक्टर कर लिया, डेमोग्राफिक कंडीशन को समझ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी हमने समझा कि बनाया तो आखिर क्यों बनाया, उसके पीछे क्या रीज़न थे, वो सारे हमने कर लिए, है ना। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले तो देखो, हम नेशनल इनकम की बात करें तो उसके अंदर भी कोई एफर्ट्स नहीं करे गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पर भी कुछ हमारे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने एफर्ट्स करे थे, जिसके नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं दिखा है, जीडीपी हमारी कम दिखी है क्योंकि इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट थी उसको डिस्ट्रॉय करा गया है, और कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारी कंट्री में थी नहीं। एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर्स था, वो कितना प्रोड्यूस कर लेगा, तो इसी वजह से जीडीपी हमारी क्या थी, कम थी। तो सबसे पहला जो हमने कंक्लूजन निकाल करके लेकर के आया इस चैप्टर के अंदर, वो हमने क्या देखा, कॉन्स्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पर कैपिटा इनकम को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, कांस्टेंट, मतलब स्टेगनेंट, क्योंकि प्रोडक्शन ही इतना नहीं हो रहा था। दूसरा हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी इस वजह से भी हो गई ना, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो वहाँ पे काम करने वाले आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सनस को फोर्सफुली कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन को कहाँ देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। देन ज़मींदारी सिस्टम, जहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को स्टेगनेंट होने के पीछे, बैकवर्ड होने के पीछे प्राइमरी रीज़न ही क्या था, ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ये भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में समझा था कि जो भी कल्टीवेशन की मेथड थी वो क्या थी, ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी हमारी रेनफॉल पे थी, निग्लिजिबल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स होते थे जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी कम हो रही थी। तो ये सारे जो है वो हमने पूरे चैप्टर के अंदर ये कंक्लूजन देखा है। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिले हैं। तो दिस इज़ दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर कि एट दी एंड हमने जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी हमारे हाथ लगी हैं। तो ये जो है वो कंक्लूजन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो ये भी तुम लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा कि हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रक्ट करने के पीछे इनका जो है वो रीजंस थे, सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करा क्योंकि इनको क्या करना था, यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया लेकर के आना था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ये जो है वो जितने भी कंक्लूजन के पॉइंट्स मैंने अभी तुम लोगों को बताए हैं, ये सारे ही पॉइंट्स वही पॉइंट्स है जो अभी तक हमने देखते हुए आए हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिला करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है आपका, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कुछ करके गए हैं क्या ब्रिटिशर्स भारत के अंदर? आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम चलो कुछ ऐसी पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं जो ब्रिटिशर्स भारत के लिए करके गए हैं। ये डायरेक्टली नहीं करा, इनडायरेक्टली इनसे हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, ग्रोथ हुआ है कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रेलवेज़ बिल्ड कर दिए, रोडवेज़ बिल्ड कर दिया, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा क्या हो गया, थोड़ा बेटर हो गया। चेक ऑन फेमाइंस, फेमाइंस पे हम चेक ऑन रख सकते हैं, क्योंकि अगर रोड बिल्ड है या रेलवे बिल्ड है तो उस वजह से ऐसे एरिया के अंदर जाकर के हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर हम शिफ्ट हो गए। इससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, बार्टर इकोनॉमी थी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो किस में शिफ्ट हो गई, मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करके गए थे, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करके गए थे। अब टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पास हो सकती है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। तो दिस आर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ये हमें दे करके गए हैं। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। चलो, अब अगर तुम्हारा यहाँ पर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन डालना है इनको इस चैप्टर से, ठीक है, या आप समझ लो 4 मार्क्स, तो ये एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, के आप ये समझा दो कि इंडियन इकोनॉमी की हालत जो है वो कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जिन बच्चों ने मेरी जितनी भी वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर वो कर लिया ना, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे को एक्सप्लेन करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बिकॉज आप ही मुझे बता दो कि जितनी भी हमने डिस्कस करा उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी की हालत हमने कैसे दिखी है। सबसे पहले तो कॉलोनियल इकोनॉमी दिखी है। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है कि हमने देखा है कि ब्रिटिश रूल चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या हो गई, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी देखी है, मतलब हमने जो है यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम को देखा है, ठीक है। लैंड टेन्योर रिलेशनशिप देखा है कि एक मालिक है और दूसरा जो है वो नौकर है, तो ये जो है ब्रिटिश रूल में हमने देखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं समझने के लिए, ये तो बहुत ही क्लियर है। देन उसके बाद स्टेगनेंट इकोनॉमी दिखी है, चाहे स्टेगनेंट इकोनॉमी तो है ही ना, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर स्टेगनेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीडीपी हमारी कम है। देन उसके बाद अगर हम चले तो फॉरेन सेक्टर्स के अंदर भी जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, वो फॉरेन एक्सचेंज को भी जो है ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फ मोटिव के लिए यूज़ करा, तो ये स्टेगनेंट इकोनॉमी है। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब नो मॉडर्नाइजेशन, कोई भी मॉडर्नाइजेशन इनकी तरफ से हमें जो है वो दिखने को मिला है क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ट्रेडिशनली चल रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वहाँ पर भी हमें जो है कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री देखने को नहीं मिली है, तो कोई भी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ना होने की वजह से वो तो बैकवर्ड इकोनॉमी ही तो रहेगी ना। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लीटेड इकोनॉमी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। तो देखो इकोनॉमी के अंदर जब भी कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, हमारी कंट्री की जीडीपी इतनी कम होती है, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, स्टेगनेंट है, तो ये सारी हमारी इकोनॉमी को डिप्लीट ही तो कर रहा है, डेप्रिशिएट ही तो कर रहा है। तो यही सारे पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, मतलब डिवाइड एंड रूल। अब ये जाते जाते जो है वो क्या करके चले गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारी ये इकोनॉमी, ये तो सबसे बड़ा मेजर नुकसान है कि इंडिया पाकिस्तान कर दिया इन्होंने। एक जो एक पूरी कंट्री थी जिसके नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट पूरी कंट्री के लोगों को हो रहा था, अब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से कुछ लैंड का हिस्सा जो है वो इंडिया के पास रह गया, कुछ जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया। तो उसके अंदर भी जो है वो हमें पार्टीशन के टाइम पे, जैसे कि हमारी कुछ इरीगेटेड लैंड थी, वो इरीगेटेड लैंड कहो या बहुत ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल लैंड कहो, वो पाकिस्तान के पास चली गई। हमारी जूट इंडस्ट्री जिसके अंदर इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रही थी बहुत ज़्यादा, वो पाकिस्तान के अंदर चली गई। तो ये सारे भी जो है वो हमें इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। तो अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वही चीज़ है जिसको मैंने तुम लोगों को अभी तक सारा एक्सप्लेन किया हुआ है और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो
थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई मतलब वीडियो देखना, बट ठीक है, आप देख लो उसको। देख करके आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आने दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती हैं और आएगी ही नहीं। साथ में मैंने नोट्स भी दे रखी हैं, नोट्स को फॉलो करो। तो यहाँ पर हमारा जो है ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है। तो ये मेरे ख्याल से कितनी वीडियो बनी हमारी, 3 वीडियो के अंदर आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब इसको कर लो अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।